हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरी चैनल education.com पर। आज मैं क्लास 12th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी आपको कराऊंगी। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज स्टूडेंट्स, जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा मैटर है वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, और जो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं वो मेनली 3 होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन 3 एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर एक मैटर फॉर्म होता है। ये हम जानते हैं, हमने क्लास 9th में पढ़ा है। अब हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, इनके मास कितने होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, एंड जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, एंड जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। हमने यहाँ पर मास इसलिए लिखे हैं क्योंकि अब हम एक फोर्स डिफाइंड करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास है, इन मासेस के कारण ये आपस में अट्रैक्ट होते हैं। जो जिस फोर्स के कारण ये अट्रैक्ट होते हैं आपस में, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? बिकॉज ऑफ देयर मास these particles attract each other by gravitational force। मीन्स इन मासेस के कारण जो हमारे पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट करेंगे, उस फोर्स का जो नाम है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम ये फाइंड करेंगे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन, तो मतलब जो ये डिस्टेंस होगी वो कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर अवे। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी G(m1 m2 r²). ये हम जानते हैं, ये हमने 9th में पढ़ा है। जो G है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। जो हमारा m1 है वो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg²। हमने स्क्वायर इसलिए लिया है क्योंकि हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स का मास है वो कितना होगा? स्क्वायर हो जाएगी। अब हम इसे डिवाइड करेंगे r² से। हमारा जो ये SI यूनिट्स में चल रहा है, तो जो ये 1 सेंटीमीटर है ये CGS है, तो हम इसे जब SI में कन्वर्ट करेंगे तो हम मीटर लिखेंगे। तो 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर के इक्वल होगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा F आएगा वो आएगा 5.5 इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन। इट मीन्स टू से स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो वो इतनी फोर्स से करेगा। अब हम बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो वो कितनी फोर्स से करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो 1 सेंटीमीटर वे, ये तो डिस्टेंस हमेशा रहेगी। तो जो ये रिपेल करेगा तो वो फोर्स जो होगी 2.3 इंटू 10⁻⁻34 न्यूटन से रिपेल करेगा।
It means to say that there is electric force. How electric force is here? Electric force. आप इस बात में कंफ्यूज मत हो जाना कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो रिपेल करेगा, क्योंकि ये मास है जो हमने ये निकाला है, ये मास है, यहाँ पर कहीं भी चार्ज हमने यूज़ नहीं किया है, तो इसलिए हमने अट्रैक्ट लिखा है। पर जब हम रिपेल की बात करेंगे तो यहाँ पर एक जो एडिशनल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन्स की वो आएगी। जो एडिशनल प्रॉपर्टी है वो है चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। अगर रिपेल करेगा तो फोर्स जो होगी उसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। लेट अस राइट डाउन दैट द इलेक्ट्रॉन must have some additional property apart from their masses. Apart from their masses मतलब मासेस के अलावा एक इलेक्ट्रॉन के मास के अलावा या एलिमेंट्री पार्टिकल्स के मास के अलावा जो एडिशनल प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? चार्ज। अब चार्ज क्या करेगा? चार्ज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। लेट अस राइट डाउन just as charges are responsible for gravitational force, similarly charges are responsible for electric force। अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड एक न्यूट्रॉन है। जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास मास भी है और चार्ज भी है। जो प्रोटॉन है इसके पास भी मास है और चार्ज है, लेकिन जो न्यूट्रॉन है इसके पास ओनली मास है, नो चार्ज। अब यहाँ से जो मेन हमारा पॉइंट निकलता है वो क्या है? जो इलेक्ट्रॉन है ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी इस पर लगेगी और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी। जो प्रोटॉन है इस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी और प्रोटॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी। पर जो न्यूट्रॉन है ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही पोजेस करेगा, इसके पास नो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी बिकॉज ऑफ देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स और एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन का क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। तो जैसे हमने पीछे किया था कि हमने फार्मूला अप्लाई किया था Gm1m2/r², वैसे ही हम इस पर अप्लाई करके जो इसकी फोर्स है वो निकाल लेंगे।
ऐसे ही अगर एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन का क्या करता है, रिपेल, तो जो उसकी फोर्स होगी वो सेम होगी जो हमने पीछे फाइंड करी थी। वो क्या थी कि 2.3 इंटू 10⁻⁻31 न्यूटन। अगर हम एग्जांपल सेकंड लें तो उसमें क्या होगा, अगर हमारे पास 2 न्यूट्रॉन्स हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो इसमें डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर ही रहेगी। अब हम बात करते हैं 2 न्यूट्रॉन्स की। अगर हमारे पास 2 न्यूट्रॉन्स है 1 सेंटीमीटर अवे डिस्टेंस पर हैं, तो जो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 न्यूट्रॉन्स, आप जानते हैं कि इनके पास सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगी, इनके पास रिपल्शन नहीं होगी। मतलब क्या कि इन पर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज सो नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, हम नाम देते हैं N1 N2 P1 P2, जब ये अट्रैक्ट करेंगे, जो हम फोर्स इस फार्मूले से निकालेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू आएगी 9.1 इंटू 10⁻⁻60 न्यूटन। हमारे पास ये वैल्यू आएगी। सो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन दोनों फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड जो प्रोटॉन है वो भी दोनों फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर जो न्यूट्रॉन है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नॉट फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। क्योंकि हम जानते हैं जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है, इस पर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव। देयरफॉर it possesses or it is responsible only for gravitational force but not for electric force। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो चार्ज है, आपने देखा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। तो अब हम बात करेंगे कि चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो जो हमारे पास मेनली चार्ज होते हैं वो 2 होते हैं। 2 कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव है उसको हम विट्रियस चार्ज बोलते हैं, विट्रियस चार्ज। जो हमारा विट्रियस चार्ज है इसमें द पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड विट्रियस चार्ज। द पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड विट्रियस चार्ज, विट्रियस चार्ज। और जो हमारा सेकंड है वो है रेजिनियस चार्ज, रेजिनियस चार्ज। जो हमारा रेजिनियस चार्ज है इसमें हम ऐसे लिख देंगे, द नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड रेजिनियस चार्ज। अब हम बात करेंगे कि जैसे हमने मेंशन किया है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो सेम है 2 प्रोटॉन्स के बीच में, तो एट सेम डिस्टेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, चार्ज की अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो सेम है दैट ऑफ ऑन प्रोटॉन। इट मीन्स टू से दैट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन 2 electrons E1 E2 is equal to electric force on 2 protons P1 and P2। therefore हम कह सकते हैं कि जो चार्ज है E पर, हम चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, P के इक्वल है। जो Q है वो चार्ज है, QE है जो हमारा वो है अमाउंट of charge on an electron, एंड जो QP है वो है हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन। अब हमने बात करी थी कि जैसे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट नहीं मतलब रिपेल कर रहे हैं। तो जो फोर्स होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब हम बात करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन
दूसरे प्रोटॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी उसका नेचर जो होगा वो क्या होगा, वो भी अट्रैक्टिव होगा। मीन्स टू सेम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगी। जब दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तब भी कि जो फोर्स होगी वह क्या होगी, वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स। डिफरेंस जो स्टूडेंट्स है वो है ये है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जो हमारी ये सबसे ऊपर वाली थी वो है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये मतलब कॉमन डिफरेंस है इन दोनों में कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे तो कौन सी फोर्सेस जनरेट होंगी। अब जैसे हमने बात की कि जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल करता है चार्ज ऑन अनदर इलेक्ट्रॉन, बट अट्रैक्ट करता है चार्ज ऑन अ प्रोटॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो दिस ऑल थ्रू जो हमारा चार्ज इलेक्ट्रॉन पर है वो सेम है प्रोटॉन के ऊपर। मीन्स हम जिससे मर्जी अट्रैक्ट करें या रिपेल करें, बट जो चार्ज की स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पर वो क्या रहेगी, हमेशा ऑलवेज इक्वल, स्ट्रेंथ हमेशा इक्वल रहेगी। बट जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ नेचर का डिफरेंस होगा, बाकी स्ट्रेंथ जो है सेम रहेगी। जैसे अब हमने एक बॉक्स लिया, बॉक्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का पेयर बना लिया। तो जो ये पेयर है वो किसी को ना अट्रैक्ट कर पाएगा ना ही रिपेल कर पाएगा। मतलब ये एक पेयर बन गया, ये ना किसी को अट्रैक्ट कर सकता है ना ही रिपेल कर सकता। इट मीन्स टू से, हम यहाँ पर एक नोट दे देते हैं। नोट हम क्या देंगे कि the net charge on the proton electron system seems to be 0. The net charge on the proton electron system always seems to be 0. जो हमेशा होगा 0 ही होगा। तो हम कन्वेंशनली एंड आर्बिट्रेरिकली ये मान लेते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव होता है, जो हमारा प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है। लेकिन इट डज़ नॉट मीन टू से दैट कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो लेस देन है चार्ज ऑन द प्रोटॉन। मतलब हम राइट डाउन कर कि जो हमारा कन्वेंशनली जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन is negative and charge on proton is positive, but it does not means to say that the charge on an electron is less than the charge on a proton। क्योंकि हमने पीछे प्रीवियस बात ये है कि चार्ज जो है सेम है, स्ट्रेंथ सेम है, नेचर डिफरेंस है, इसलिए हम ऐसे नहीं कह सकते कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो लेस देन है प्रोटॉन के ड्यू टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव कन्वेंशन। जो कन्वेंशन है हमने जो जनरेट किए हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो है नेगेटिव होगा एंड प्रोटॉन पर जो है पॉजिटिव होगा, तो हमने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो स्ट्रेंथ है वो सेम रहेगी एंड जो हमारी नेचर है वो डिफरेंस रहेगी एंड ये इक्वल होंगे।
अब हम बात करते हैं चार्ज की। जो हमारे चार्ज हैं, यूनिट ऑफ चार्ज की बात करते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज, जो हमारा चार्ज है उसको तो हम क्यू से डिनोट करते हैं, और जो इसकी यूनिट है हम उनको कूलम से करते हैं, कूलम। तो जो हमारा चार्ज इलेक्ट्रॉन पर है वो हमारा 1 प्रोटॉन पर ले लेते हैं 1.60218 इंटू 10⁻19 कूलम है। एंड जो हमारा प्रोटॉन का हो गया इलेक्ट्रॉन का है जो -1.06218 इंटू, आप देख सकते हैं कि इनका नेचर लगा है पॉजिटिव है एंड नेगेटिव है, विद जो स्ट्रेंथ है, जो वैल्यू है वो सेम है। ठीक है, तो हम ये ऐसे कह सकते हैं कि द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज़ द नेगेटिव ऑफ द प्रोटॉन। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज़ द नेगेटिव ऑफ चार्ज ऑन अ प्रोटॉन। अब हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एज मीन्स टू से चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। जो हमारा यूनिवर्स है जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं, तो अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 चार्ज कैरियर्स हैं इस यूनिवर्स में, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या देखेंगे कि हमारे जितने भी ऑब्जर्वेबल चार्जेस हैं वो इंटेग्रल मल्टीपल होंगे ई के। जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसके पास n1 प्रोटॉन्स हैं एंड n2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो हमारा नेट चार्ज होगा उस ऑब्जेक्ट पर वो कुछ ऐसे होगा। लेट अस राइट डाउन, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इफ़ प्रोटॉन को मैं शॉर्ट से कर दूँ, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर द ओनली charge carriers in the universe. All observable charges must be integral multiples of E। जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट, इसमें जो n1 है वो क्या है हमारे प्रोटॉन्स, एंड जो n2 है वो क्या है इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे तो जो हमारे नेट चार्ज होगा इस बॉडी पर, नेट चार्ज ऑन बॉडी, जो हमारे इस बॉडी पर नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, n1e प्लस n2 माइनस e इज इक्वल टू n1 माइनस n2 e। ये हमने बात की है कि सिर्फ 2 चार्ज कैरियर्स हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर ऐसा हो कि हमारे पास इन चार्ज कैरियर्स के अलावा और भी चार्ज कैरियर्स आ जाएं, तो जो जितने भी चार्ज कैरियर्स आएंगे n1 n2 n3 सोन अप टू nn, तो जो उनकी वैल्यूज़ होंगी वो हमेशा ही इंटेग्रल मल्टीपल होगी ई के। जैसे हम ले लेते हैं n1 e n2 माइनस e 4 हो जाए, मतलब माइनस e सोन अप टू nn प्लस सी, ऐसे अगर चल रही हैं तो जितनी भी वैल्यू होगी हमेशा इंटेग्रल मल्टीपल होंगी। इसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसे हम ऐसे भी नोट कर देते हैं कि जो हमारा चार्ज है, नेट चार्ज है कि वो हमारा जो प्लस माइनस एन ई के इक्वल होगा। ये बात हमेशा अपने माइंड में रखनी है। अब हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो छोटी सी बात है उसे डिस्कस करेंगे। आपको इस वीडियो में मैं सिर्फ
छोटी मोटी मतलब जनरल नॉलेज की चीज़ें बता रही हूँ। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, पोटेंशियल आगे इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो आपका बेस है वो इसी वीडियो से, इसी लेक्चर और वीडियो से बनेगा। अब हम बात करते हैं इन फिज़िक्स we know that proton and neutrons themselves build out from more elementary units called quarks. These quarks are of two types, first up, second डाउन। अब हम इसे समझते हैं कि जो हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, हम जानते हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है इन विद द एडवांसमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो इंक्रीज़ हो चुके हैं, 1000, 10,000 ऐसे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो हमारे देमसेल्व्स बिल्ड आउट हुए हैं अनदर मोर एलिमेंट्री यूनिट से, जिसे हम क्वार्ट्स कहते हैं। जो हमारे क्वार्ट्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, अप एंड डाउन। जो हमारे अप होता है, जो अप मीन्स टॉप, इसे हम यू से डिनोट करते हैं। जो इसकी वैल्यू होती है वो +2/3e होती है। एंड जो हमारा सेकंड डाउन है, डाउन को हम डी से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू 1-1/3e होती है। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी वैल्यू इनमें क्या होगी। जो हमारा प्रोटॉन है, प्रोटॉन, इसकी वैल्यू प्लस ही होती है। ये हम प्लस ही प्रूव करेंगे। कैसे? जो हमारे क्वार्ट्स है, क्वार्ट्स में प्रोटॉन की जो वैल्यू या फार्मूला जो होता है वो तो UUD। यू की वैल्यू कितनी है? 2/3e माइनस 1/3e। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे, e को कॉमन निकाल लेते हैं, 2, 2, 1, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 4 - 1, 3e, 3e प्लस e। अब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है क्वार्ट्स में, ये होती है UDD। जो हमारा U है 2/3e प्लस माइनस 1/3e माइनस 1/3e, जिसकी वैल्यू है वो माइनस ये हमारे इलेक्ट्रॉन की नहीं, ये न्यूट्रॉन की वैल्यू है। सॉरी, ये हमारे न्यूट्रॉन की है UDD। तो जो है 2 - 2/3 इज इक्वल टू 0। जैसे हम जानते हैं न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, 0, तो वो 0 वैल्यू उसकी आ गई। अब हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए जो होती है वो होती है DD। ऑब्वियसली जो नेगेटिव है वो इसमें है, तो DD ले लेते हैं हम। तो इसमें आएगा -1/e माइनस 1/3e माइनस 1/3e। जब इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा? -3e माइनस e। आपको जो ये वैल्यूज़ हैं ये याद रखनी है, ये बहुत मतलब काम आएंगी। प्रोटॉन की WD, न्यूट्रॉन की जो है वो UDD है, एंड जो इलेक्ट्रॉन की है वो DD है।
हम यहाँ पर जो है वो एक बार क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्वांटाइजेशन की आपको डेफिनेशन दे देते हैं। तो हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? एक बात और स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जो हमारा क्वांटाइजेशन है, जैसे हमने पीछे किया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और चार्ज इज क्वांटाइज, तो इसमें क्या है, जो हमारा क्वांटाइजेशन है ये, इसमें क्वांटाइज का क्या मतलब है? इसमें क्वांटाइज का ये मतलब है एनीथिंग विच इज़ अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, मीन्स एनीथिंग विच इज़ अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, जो फिक्स अमाउंट में है उसे हम क्या कहते हैं? क्वांटाइज। अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन में हम क्या देंगे? लेट्स राइट डाउन अकॉर्डिंग टू quantization of charge on any body is an integral multiple on the charge of one electron. Q is equal to plus minus n. अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जिंग। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जिंग, इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो तो बहुत बेसिक है, आपको पता होगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये आपको मालूम होगा, जो लाइक चार्जेस हैं वो क्या करते हैं? रिपेल, एंड जो अनलाइक चार्जेस हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट। जो सेकंड है वो क्या है? चार्जेस are additive in nature, that charges are additive in nature. It means to say that the total charge on an insulated body is equal to the algebraic sum of charges on the body in different parts of the body. जैसे हमारे पास जो कोई आर्बिट्ररी बॉडी है, इसमें जो अलग अलग पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, उन पर ला लेते हैं चार्ज। Q1 है, किसी पर Q2 है, Q3 है, ऐसे Qn तक जा रहे हैं। तो जो इस बॉडी का टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज और Q, वो Q1 प्लस Q2 सन अप टू Qn तक होगा। आप चाहें तो इसकी डेफिनेशन भी दे सकते हैं, दैट टोटल चार्ज on an insulated body is equal to the algebraic sum of charges on the body in different parts of the बॉडी। ये मतलब छोटी छोटी डेफिनेशंस याद करनी जरूरी है, कई बार आपको बोर्ड्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो हमारा थर्ड स्टेप है वो क्या है? हमारा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम कंजर्वेशन में क्या पढ़ेंगे?
कि जो हमारा नेट चार्ज होता है इंसुलेटेड सिस्टम पर वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इट मीन्स टू से दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जब भी आप कंजर्वेशन की बात सुनेंगे तो इसका मतलब क्या था, नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, तो अब हम इसमें लिख लेते हैं, आपको याद रहेगा। इसमें हम क्या लिखेंगे, द नेट चार्ज on an isolated system remain constant and means charge on neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one body to other body। जो हमारा चार्ज है उसे ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉयड, बट हम उसे वही एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसकी हम 2-3 एग्जांपल्स ले लेते हैं, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे हमारे पास एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, ओके, हम इसको रब करते हैं पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ। हमारे पास क्या है, एक पीस है ऑफ सिल्क क्लॉथ। अगर हम इससे रब करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो हमारा सिल्क है, सिल्क पर आप जानते हैं कि अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ गेट पॉजिटिवली चार्ज्ड। जो हमारा सिल्क का क्लॉथ है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, whereas it since require negative charge। मतलब ग्लास रॉड पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ऑन ग्लास रॉड इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ। पॉजिटिव चार्ज ऑन ग्लास रॉड इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ। जो हमारी पॉजिटिवली चार्ज्ड है वो मतलब चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसमें नेगेटिव, ग्लास रॉड को पॉजिटिव मिल जाएगा और जो हमारा सिल्क का क्लॉथ है इसे नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। अब हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे हमारे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में जो चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस चार्ज रिमेन कंजर्व्ड। इसमें हम एक न्यूक्लियर रिएक्शन लेते हैं जिसमें हमारा यूरेनियम है। यूरेनियम का फॉर्मूला है, आप जानते हैं कि ये इसका एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास है। आपने ये सब क्लास 9th में स्टडी किया होगा। अगर आपको रिमेंबर नहीं है तो प्लीज़ इसे एक बार रिमेंबर कर लीजिएगा। आपने ये केमिस्ट्री में भी अभी तक पढ़ चुके होंगे आप। क्या हुआ, अब जो हमारा ए है, इनिशियल रिएक्शन जो है हमारा 92 है, 0 + 92 + 0 92, और हमारा ये है, ये भी 92 है। जो हमारे इसमें क्यू है, क्यू क्या है, क्यू है हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़। मतलब जब रिएक्शन होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन है, एनर्जी अब्जॉर्व भी होती है, कंजर्व भी होती है न्यूक्लियर फ्यूज़न में, न्यूक्लियर फ्यूज़न में, तो किसी में अब्जॉर्ब होती है, एक में रिलीज़ होती है। तो हमारा यहाँ पर क्या है, लार्ज अमाउंट
ऑफ एनर्जी रिलीज। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक और भी है कि नो इफेक्ट ऑन द चार्ज बाय द मोशन ऑफ द बॉडी। अगर हमारी कोई बॉडी मूव कर रही है और जो इसमें चार्ज है नॉट अफेक्टेड, वो इफेक्ट नहीं होगा। स्टूडेंट, अब हम एक लास्ट टॉपिक पर बात कर लेते हैं, 5 से 10 मिनट लगेंगे। इसमें हम बात करेंगे हाउ टू चार्ज द बॉडी, हाउ टू चार्ज द बॉडी। हम एक बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 3 वेज हैं। द बॉडी कैन बी चार्ज बाय फॉलोइंग 3 वेज। फर्स्ट, कंडक्शन, सेकंड इंडक्शन, जो हमारा थर्ड है बाय फ्रिक्शन। जो हमारा कंडक्शन है, कंडक्शन में क्या होता है, अगर हम किसी चार्ज बॉडी को किसी दूसरी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्शन। इफ द चार्ज बॉडी comes in contact with the one another charged body, the process is called conduction। एंड जो हमारा इसमें फिज़िकली कंडक्टिंग होती है, ये क्या होती है, फिज़िकली कंडक्टिंग। अगर आप एक बॉडी को दूसरी बॉडी से टच कराओगे तभी तो कंडक्शन होगी। अब हम बात करते हैं इंडक्शन की। इंडक्शन में होता है विदाउट कंडक्टिंग कंटैक्ट। इसमें आपको कंडक्ट मतलब कंटैक्ट की ज़रूरत नहीं होती। वो कैसे, इस पर हम बात करते हैं। द process of charging a neutral conductor by placing it near a charged object is known as induction। The process of charging a neutral conductor by placing it near a charged conductor is known as induction। जैसे कि हमारे पास एक न्यूट्रल कंडक्टर है, ये क्या है, न्यूट्रल कंडक्टर, और हमने एक यहाँ पर चार्ज ऑब्जेक्ट लिया है, जो चार्ज कंडक्टर लिया है। चार्ज कंडक्टर में जब हम इसे लेकर आएंगे, इसमें जो हमारे ये न्यूट्रल है, इसमें जो हमारे यहाँ पर होंगे नेगेटिव चार्जेस होंगे, पॉजिटिव चार्जेस होंगे। जब हम इसे लेकर आएंगे यहाँ पर, तो जो अगर हम यहाँ पर एक रॉड ले लें, जो रॉड है वो क्या, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। जब ये पॉजिटिव रॉड को हम इस साइड पर लेके आएंगे तो ये अट्रैक्ट करेगी नेगेटिव चार्जेस को एंड रिपेल करेगी पॉजिटिव चार्जेस को। मतलब नेगेटिव एक साइड हो जाएंगे और पॉजिटिव एक साइड हो जाएंगे। जब हम इसे अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम कंडक्टर को अर्थ के साथ जोड़ देते हैं तो जो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो ख़त्म हो जाता है। मीन्स कि
जो अर्थ है वो नेगेटिव चार्ज ले लेती है। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। आप देखोगे कि ये न्यूट्रल था वो क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। कैसे, एक चार्ज कंडक्टर को लगकर फिर उसे अर्थ के साथ कनेक्ट कर या जोड़कर। जो फ्रिक्शन वाली है वो हमने पीछे दी थी, आप वही लिख सकते हो। सिलिकॉन और उसकी हमारे सिलिक की एग्जांपल दे सकते हो। दैट व्हेन वी रफ सर्टेन इंसुलेटर विद क्लॉथ or some insulator, they get charged and the phenomena is called charge by friction. And the electricity produced due to two suitable materials under suitable condition is called friction. Friction conductivity. Electricity produced due to the two suitable materials under suitable condition is called frictional कंडक्टिविटी। इसमें आप ग्लास एंड सिलिक की एग्जांपल दे सकते हो। पॉजिटिव सिलिक क्लॉथ, नेगेटिव फोर्स ट्रैक्शन। आज का जो हमारा लेक्चर था ये यहीं तक है। आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई, उसमें हम एक मतलब साइंटिस्ट है उसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को हम डिटेल में अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो में इतना सब समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं आपके बोर्ड्स की या कोई एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आपको कोई टॉपिक नहीं आता, आप चाहते हो कि वो टॉपिक मैं बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप जो कहेंगे मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में।